दोस्तों एक फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री टीम में। तो आज अपने जो क्लास करने वाले हैं वो जो पिछली क्लास कर ली थी उसको अब आगे चलाएंगे। क्लास अपने जो चैप्टर बाकी रह गया था वो करेंगे अपने। और आज अपना जो क्लासिफिकेशन है वो है विशेष उपयोग के आधार पर। जो अपने लास्ट जो क्लास उसमें एक पहला पढ़ लिया था, रोकड़ो या क्रैश क्रॉप जिसे किसे कहते हैं। तो ऐसी फसलें जिन्हें बेचकर तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किसान के भंडारण में रुचि नहीं रखता है। और इसके एग्जाम्पल थे गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियां और बेबीकॉर्न। ये बेबीकॉर्न है मक्का की एक प्रजाति है। तो ये आप सभी ने पढ़ लिया था। तो अब बात कर लेते हैं जो आगे। तो आगे क्या है, दूसरा है अपना आकस्मिक कैच क्रॉप। अगर आप यहाँ पे इस चैनल पर पूरा आपको क्या जेट का कोर्स करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपके नए आए हैं अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को जो जेईटी की तैयारी करना चाहते हैं पर कोचिंगों में इसने फीस नहीं भर पा रहे, तो वो घर पे तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यूट्यूब पूरा फ्री कोर्स है वो जेट का कंप्लीट यहाँ पर करवाया जाएगा। और आपकी एग्रोनॉमी क्लास चल रही है अभी। तो बात कर लेते हैं आकस्मिक या फिर कैच क्रॉप क्या होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब दो मुख्य मौसमी फसलों के मध्य में उगाई जाने वाली फसल होती है, यानी एक ऐसी फसल जो दो मुख्य फसलों के मध्य में उगाई जाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? इनका मूंग, उड़द, लाही और तोरिया, ये चार फसलें हैं जो दो मुख्य मौसमी फसलों के बीच में उगाई जाती है। अब इसका कारण क्या होता है? जो ये फसल बीच में उगाई जाती है उसकी क्या होती है कि अवधि क्या है, बिल्कुल कम होती है। उन दोनों जो मौसमी फसलें होती हैं उनकी तुलना में अवधि कम होती है। अब ये बीच में क्यों लगाई जाती है? इसका कारण होता है जब बाई चांस अगर कोई एक भी फसल इसमें खराब हो जाती है तो उसकी जो आर्थिक भरपाई है वो जो बीच में लगाई जाती है तो उसकी वो पूर्ति कर देती है। इसलिए इनको आकस्मिक या फिर कैच क्रॉप कहा जाता है। आकस्मिक का मतलब अचानक होता है। अब हमने बात कर रहे थे कि जो मृदा आरक्षक फसलें हैं वो किसे कहते हैं। तो ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को रोकती है, इसे मृदा क्षरण ग्रस्त क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव अधिक होता है उन क्षेत्रों में इन फसलों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी फसलें हैं? तो मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन, ये इसकी विशेष फसलें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलें कौन कौन सी है। तो यानी मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलें वही होगी जो सिंगल रूटेड होगी, यानी इनकी जड़ खाली एक होगी। तो ये इसमें से एग्जांपल दिए गए हैं इसमें मक्का, कपास, तंबाकू और अरंडी, ये सभी फसलें क्या मृदा क्षरण वाली फसलें। मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली 5 फसलें और फंदा फसल, इनकी हमने बात कर ली कि मुख्य फसलों कीटों को आकर्षित करने वाली। अब एग्जाम्पल की बात थी तो एग्जाम्पल पहला हो गया अपना कि कपास की तरह और भिंडी लगाना, ये लाल कीट के लिए उपयोगी होता है। और चने के अंदर अरहर की खेती करना, ये क्या होता है कि चने की जो लाल सुंडी होता है जिसे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, उसके लिए अरहर का अपनी जो खेती है वो चने के साथ में करते हैं। इसके अलावा जो पत्ता गोभी है उसके अंदर सरसों लगाते हैं। तो जो सरसों लगाने का कारण है वो कौन से कीट के लिए उपयोगी है? तो डाईबैक मोथ इंसेक्ट होता है उसके लिए उपयोगी होता है। और जो टमाटर के साथ गेंदा लगाता है वो निमेटोड के लिए लगाते हैं। जो गेंदा होता है वो उसकी जड़ों में जो एक रसायन होता है जिसके कारण उसके निमेटोड है वो ख़त्म हो जाते हैं। जब अपने खेत में अगर निमेटोड है तो अपने को गेंदे की खेती करनी चाहिए, जिसके अंदर 14 लाइन टमाटर की और 1 लाइन गेंदे की इसमें लगाते हैं। तो ये आपका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पास क्रॉप। आई होप सभी ने आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट है सूचक फसल या फिर इंडिकेटर क्रॉप। ऐसी फसलें जो पानी अथवा पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को अन्य फसलों की तुलना में शीघ्रता से प्रदर्शित करती है, जिन्हें सूचक फसल कहते हैं। यानी ऐसी क्रॉप्स जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है फर्टिलाइज़र और वाटर के टॉलरेंस के, यानी जो पानी और पोषक तत्वों की कमी होती है वो अन्य फसलों की तुलना में जल्दी से लक्षण प्रकट करती है। तो इसमें अपने पहला है नाइट्रोजन के प्रति कौन करता है? गोभी करती है। पोटेशियम के आलू और जिंक में धान करता है। कॉपर में गेहूँ, सल्फर में राया और आयरन ज्वार में, और जो फास्फोरस है वो सरसों के अंदर, सोडियम चुकंदर के अंदर, और जो मोलिब्डेन है वो बरसीम के अंदर, और बोरोन है वो सूरजमुखी के अंदर। और ये तो हो गए सब पोषक तत्व। अब जल के प्रति सूरजमुखी और मक्का है वो सेंसिटिव हो जाता है। तो आई होप सभी आपको एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम में आए हुए भी है इसमें। तो अब बात कर ले अपने आगे जो शिकारी फसलें हैं या प्रेक फसलें कहते हैं जिन्हें, वो क्या होती है। तो ये होती है जैसे ये प्रेक फसलें ऐसी फसलें जो अपनी घनी वृद्धि से
खरपतवारों की जनसंख्या को कम कर देती है। यानी ऐसी फसलें जो ज़्यादा से जल्दी ग्रो करके और फसल जो खरपतवार होते हैं उनको ढक लेती है ताकि उनकी ग्रोथ कम हो सके। ऐसी क्रॉप कौन सी है? तो इसके एग्जांपल है अपने पास बरसीम। ये जो फसलें होती है जैसे बरसीम की फसल है, ये खरपतवारों को भौतिक रूप से प्रतियोगिता या कंपटीशन करके उन्हें उनके जो फ्लोरिंग स्टेज है और जो सीड फॉर्मेशन स्टेज है उस तक पहुँचने नहीं देती और उसकी यानी अब ऊपर तक पूरी ग्रोथ कर जाएगी तो उसको प्रकाश नहीं पहुंचेगा, उससे वो ग्रोथ नहीं होगा, तो उससे खरपतवार की अपने को समस्या कम होगी। तो ये शिकारी या प्रे क्रॉप कहलाती है। इसका मेनली एग्जांपल है बरसीम। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब बात कर ले अपने जो नाभी फसलें या हब क्रॉप कहते हैं जिसे किसे कहते हैं, तो ये वो है यानी नाभी फसलें हब क्रॉप। कुछ फसलें किसी स्थान विशेष पर अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है, उन्हें हब क्रॉप्स कहते हैं। हब क्रॉप का मतलब हो गया कि किसी जैसे पर्टिकुलर स्थान के अंदर ऐसा स्थान, जैसे अब एग्जांपल नीचे दिए गए, आपको एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे और ये एग्जाम में आए हुए हैं। जिस शहरों के निकट सब्जियों की खेती, अब शहरों के निकट होगी सब्जियां जल्दी से शहरों में पहुंच जाएगी तो सब्जियों का जो अपने को पैसे है वो ज़्यादा प्राप्त होंगे, प्राइस ज़्यादा प्राप्त होगा। और शुगर मिल है, जैसे शुगर मिल है उसके पास गन्ने की खेती करेंगे तो अपने को उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसके पैसे नहीं लगेंगे। और चिप्स फैक्ट्री है उसके पास आलू खेती करना, और जिनिंग मिल यानी जो कपास की फैक्ट्री होती है उसके पास कपास की खेती करना, ये सभी क्या नाभी फसलें या हब क्रॉप कहलाती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो है जीवन चक्र के आधार पर। अपने जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वो है कि एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसलें। अब एक वर्षीय फसलें हैं वो अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर कंप्लीट कर लेती है। उनकी अब एक वर्ष में कौन कौन सी चीज़, रबी खरीफ और जायद जितनी फसलें आती है वो सभी एक वर्षीय के अंदर आती है। अब द्विवर्षीय फसलें कौन कौन सी होती है, तो उसके अंदर आते हैं प्याज, चुकंदर, गाजर। अब ये 3 एग्जाम्पल है। इसके अलावा आलू भी हो सकता है इसमें। और इसमें क्या मेनली कारण क्या होता है कि जब 2 वर्षीय फसलों के 1 वर्ष के अंदर पहले वर्ष होता है इसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है, और द्वितीय वर्ष में क्या होता है इसमें जो सीड फॉर्मेशन है, बीज का निर्माण होता है। तो आइए आप ये समझ गए होंगे आपको। ये अपने क्या होता है कि 2 वर्ष के अंदर अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करती है। अब अपना थर्ड है कि बहुवर्षीय फसलें। तो ये अपना जो जीवन चक्र है वो 2 वर्ष से अधिक समय लगती है, 2 वर्ष से अधिक समय लेती है। तो इसके अंदर मेनली क्या होते हैं, मेनली ये फ्रूट ट्रीज होते हैं। इनकी अपने जो यानी कि जो फसलें होती है जैसे आम का वृक्ष है वो 1 साल 2 साल लगते नहीं, वो 10-20 साल का 10-20 साल के लिए लगाते हैं, तो वो बहुवर्षीय होते हैं। उसमें अरहर भी आ जाती है, देसी कपास आता है, गन्ना आता है, रिजका आता है और नेपियर घास आता है। ये सभी क्या हो गए, बहुवर्षीय के एग्जाम्पल हो गए। अब बात कर लीजिए अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर प्लांट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो एक C3 प्लांट होते हैं, C4 एक केम प्लांट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के थ्रू आओ, चाहे आप एग्रीकल्चर में आओ, चाहे केमिस्ट्री में हो, कहीं से भी आई। अब C3 प्लांट कौन से होते हैं, तो मोस्टली जो फसलें होती है, फसलें कौन कौन सी, अब गेहूँ, धान और अधिकतर जो कौन सी गेहूँ, धान और जो मोस्टली एक मोनोकॉट होती है वो होती है, कौन सी होती है, C3 प्लांट होती है। और दलहनी और तिलहनी, अधिकतर अनाज वाली फसलें और दलहनी और तिलहनी फसलें। अब C4 प्लांट है, उनका मोस्टली 3 एग्जाम्पल है जो बायोलॉजी अब की बार जेट 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में है, 19, 20 सभी में हर साल एक क्वेश्चन आता रहता है। मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, ये 4 एग्जाम्पल हैं जो C4 प्लांट के हैं। और अधिकतर खरपतवार, लगभग जितने भी खरपतवार है वो C4 में आते हैं। तो आप अगर C4 को याद रख लेते हो तो बाकी सभी आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो C4 है, C4 में मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना और खरपतवार, ये 4-5 चीज़ याद होगी। इसके अलावा जो बच गेहूँ, धान जो भी आएगा वो C3 में होगा। और केम प्लांट है, तो केम प्लांट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रेगिस्तानी पौधे आते हैं, नागफनी, पाइनएप्पल, सीसल, ये नॉर्मली प्लांट है, अब सभी को याद होते हैं। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। तो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश दीप्तिकालिता का मतलब हो गया कि जो उस प्लांट को जो सूर्य किरणें हैं वो कितने टाइम का पीरियड चाहिए। जो शॉर्ट डे प्लांट होता है जो उसको कम से कम 10 से 12 घंटे चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट होता है उस 10 से 12 घंटे से कम चाहिए इसको, तो और इसको क्या ज़्यादा चाहिए।
और जो न्यूट्रल डे प्लांट होता है उसको दिन की अवधि, जो प्रकाश की अवधि, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे डे न्यूट्रल प्लांट कहा गया है, दिवस निष्प्रभावी पौधे कहा गया है। अब शॉर्ट डे प्लांट होता है, उनमें क्या होती है, जो उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो ज्वार, बाजरा। अब क्या शॉर्ट डे प्लांट वही होते हैं जो गर्मियों के अंदर अपने को लगते हैं, यानी खरीफ के प्लांट, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और अधिकतर खरीफ के प्लांट है। अब लॉन्ग डे प्लांट होता है जो सर्दियों में होते हैं, तो ये क्या होगी, रबी की फसलें होगी, इसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब आ गए। अब कि डे न्यूट्रल प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें मक्का आता है, टमाटर आता है, कपास, तंबाकू, ये तो हो गए नॉर्मल एग्जाम्पल। अब एक ऐसा एग्जाम्पल है जो CO2 में आया हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्जाम्पल आया हुआ है मैं उसको आपको थोड़ा अलग से विशेष रूप से बता देता हूँ। तो वो है एग्जाम्पल है आपका बकव्हीट, जिसे बकव्हीट कहते हैं। इसको जो दूसरा नाम है उसे झूठा अनाज या सूडो ग्रेन भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है फेगोपाइरस एस्कुलेंटम, और ये फैमिली है पॉलीगेनियसी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है बकव्हीट, बॉटनिकल नेम है इसका फेगोपाइरस एस्कुलेंटम, और इसकी जो फैमिली है वो है पॉलीगोनियसी, जिसे झूठा अनाज या सूडो ग्रेन भी कहते हैं। ये CO2 में आपका आया हुआ है और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन है वो परागण के आधार पर है, यानी पौधों में जो पॉलिनेशन है वो तो किस टाइप का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। स्वपरागित पौधे यानी खुद ब खुद सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, और परपरागित क्रॉस पॉलिनेशन, और बहुधा परपरागित। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। अब आपको मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ सब कौन कौन सी किस में आते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो स्वपरागित पौधे हैं उसमें गेहूँ आ गए, धान, चना, जौ, मूंग, मटर, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, ये एग्जांपल हो गए इसके। और परपरागित में कौन से हैं, तो मक्का हो गए, इसमें दो प्रकार के फूल होते हैं, बाजरा, सूरजमुखी, चुकंदर, गाजर, कुसुम, अरंडी और फूल गोभी, ये सभी किस में आते हैं, परपरागित में। और जो बहुधा परपरागित है वो इम्पोर्टेंट है, तो ज्वार, कपास, भिंडी, बैंगन, और जो कपास और भिंडी है वो मेनली एग्जाम्पल इसके, बैंगन, मिर्च और अरहर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप क्लासिफिकेशन समझ गए। अभी जो बात करेंगे अपने ऐसे क्लासिफिकेशन की, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो एग्जाम में क्या है बहुत ही मोस्टली आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, और हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। चलते हैं अपने उन क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। पहली है कटाई सूचकांक, हार्वेस्ट इंडेक्स। ये डोनाल्ड नाम एक वैज्ञानिक है, उसने दी थी। और इस कटाई सूचकांक का उसका फॉर्मूला होता है कि आर्थिक उपज बटे जैविक उपज इंटू 100, ये हो गया। और आर्थिक उपज में क्या आता है, दाना आता है, और जैविक उपज में दाना प्लस भूसा दोनों आते हैं, और इंटू 100 लग जाते हैं। ये आपका कटाई सूचकांक का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो इसका फॉर्मूला हो गया। अब एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिसमें एग्जांपल में जैसे व्हीट है, उसके भूसा है वो 60% है इसमें, और दाना है इसमें 40%, तो उसका हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला भी आ सकता है आपके लिए एग्जाम में। तो हार्वेस्ट इंडेक्स है उसमें 40% दाना और 40/60 + 40 × 100, तो अपने पास इस बार हार्वेस्ट इंडेक्स कितना आ गया, 40% आ गया। आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक हार्वेस्ट इंडेक्स है वो किस में होता है, जो चारे वाली फसलें होती है, जो बरसीम, रिजका, नेपियर घास है, उसमें सबसे अधिक क्या होता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। और अनाजों में सबसे अधिक किस में होता है, अनाजों में सबसे अधिक किस में होता है, तो धान के अंदर जो होता है वो 40 से 45% हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, सबसे अधिक अनाज वाली फसलों में इसमें होते हैं। और सबसे कम होता है वो होता है अरहर में, तो अरहर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें तो जो अनाज वाली फसलें हैं उनकी क्या होती है, उत्पादकता होती है। अब उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। आइए आप जानते होंगे, वरना चलो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो उत्पादन होता है, उत्पादन क्या होता है कि जो अपने पास टोटल एरिया है उसका उसकी उपज कितनी हो गई अपने पास। और जो उत्पादकता होती है, उत्पादकता उसका मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर अपने प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ है। यानी अब टोटल अपने पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसमें 5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो 5 हेक्टेयर के अंदर अपने को 50 क्विंटल गेहूँ हुए। पर पर्टिकुलर गेहूँ कितना हुआ वो उसकी क्या कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे कि जो अनाज वाली फसलें होती है उनकी उत्पादकता क्या होती है, अधिक होती है। बट जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी उत्पादकता होती है वो अनाज वाली फसलों से कम होती है। अब अपने नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं, तो इसके
इसके जो दूसरे नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कि झूम खेती है, काटना एवं जलाना यानी इसे ब्रूस फेलो भी कहते हैं, और इससे आगे है शिफ्ट कल्टीवेशन, राजस्थान में जिसे वादरा कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य के अंदर शिकार करके भोजन करते थे, उसके बाद झूम खेती या फिर शिफ्ट कल्टीवेशन है उसको अपनाया। इसके बाद क्या होगा, अभी कर रहे हैं वो स्थायी परमानेंट कल्टीवेशन करने लग गए। यानी इसमें करते हैं क्या है, तो इसमें क्या किसी स्थान के जंगल को काट कर अथवा जलाकर कुछ समय तक खेती करना, और उसके बाद क्या होता है 4 से 5 वर्ष तक वहाँ पर खेती करते हैं, और इसी के बाद जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है यानी फसलें उपज कम होने लगती है, तो क्या करते हैं इसी काट कर जलाना, ये जो प्रोसेस है इसको अन्य स्थान पर दोहराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो यह जो प्रोसेस है वो बहुत जो मृदा के विनाश को बढ़ावा देती है, यानी मृदा बिल्कुल ख़राब हो जाती है इस प्रोसेस से, और इससे क्या होता है कि जो मृदा का कटाव है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो भारत में सबसे अधिक होती है नागालैंड होता है। नागालैंड की जो भारत में नागालैंड में सबसे अधिक होती है। अब नागालैंड कहाँ पे है, तो अपने भारत का जो उत्तरी पूर्वी एरिया है, उत्तरी पूर्वी एरिया भारत के उस क्षेत्र में नागालैंड के क्षेत्रों में होती है। अपने नेक्स्ट अपनी जो डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती। तो इसमें क्या होती है कि खेती का वह प्रकार होता है जिसमें कृत्रिम संश्लेषित रसायन होते हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है, उनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, दूसरे क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। इसके अंदर जो सभी होते हैं वो जैसे FYM हो गया, बाकी जो जितनी भी ऑर्गेनिक खाद FYM हो गया, जितने भी मतलब जो जैविक उपयोग होते हैं, गाय का मूत्र हो गया, पंचतत्व हो गया, इन सभी का उपयोग करके अपने जैविक खेती करते हैं। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पे। अब बात कर लेते हैं जो बॉर्डर खेती या फिर सीमावर्ती खेती है वो किसे कहते हैं। तो जो सीमावर्ती या बॉर्डर खेती का वह प्रकार जिसमें खाद बीज और दवाइयों का 25% हिस्सा बचा लिया जाता है। अब वो भी उपज में बिना कमी किए हुए, उपज में कमी नहीं करते, जितनी उपज होती है उतनी उपज होगी, उसके अंदर खाद बीज और दवाइयाँ उसका 25% हिस्सा बचा लिया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, ये बॉर्डर खेती उसे कहते हैं ना, जब खाद बीज का 25% बचा लिया जाता है वो भी उपज में कमी किए बिना। तो इसमें कैसे करते हैं इस खेती, तो इसमें ऐसे करते हैं जैसे तीन लाइन करने के बाद चौथी लाइन की जगह छोड़ जाती है, उसके बाद 3 लाइन करते हैं, उसके बाद चौथी जगह खाली जोड़ दिए। ये खेती का प्रकार है जिसके अंदर ये बॉर्डर खेती कहते हैं। अब नेक्स्ट अपनी कि स्मॉच खेती या फिर कंटूर खेती या सीढ़ीदार खेती, ये तीनों एक ही नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर खेती करते हैं। पहाड़ों पर आपने देखा होगा, पहाड़ों पर ऊपर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर जैसे चाय की खेती करते हैं। और इसमें करते क्या है कि जो जितने भी कल्टीवेशन करते हैं, जैसे जुताई करना या बुआई करना, वो डाल के विपरीत करते हैं। जैसे डाल ऊपर से नीचे तक है तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट करते हैं, कृषि कार्य लेफ्ट से राइट करते हैं। अब बात कर ले अपने नेक्स्ट दियारा खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई भी है। ऐसे स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, वहाँ से पानी निकलने के बाद की जाने वाली खेती, जैसे तरबूज और खरबूज की खेती वहाँ पे करते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, जैसे कई स्थान ऐसे नीचे स्थान होते हैं या जहाँ पानी वर्षा ऋतु या बाढ़ के कारण भर जाता है, उसके बाद वो पानी क्या है कि समय के साथ निकल जाता है, वहाँ से खाली हो जाता है, वहाँ की नमी का उपयोग करके खेती करना दियारा खेती कहलाता है। अब नेक्स्ट अपने के तलकर्षण धान्य क्या होता है। जब खेत के अंदर 2 अनाज वाली फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तलकर्षण धान्य कहते हैं, जैसे गेहूं और जौ। अब तलकर्षण धान्य का ये क्या होता है कि दुष्प्रभाव होता है। कारण क्या होता है, जब एक ही खेत में एक ही समय 2 अनाज वाली फसलें करते हैं तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन है वो उसका इम्बेलेंस होता है, यानी उसका असंतुलन हो जाता है खेत के अंदर। तो इसके कारण जैसे ये खेत के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपने को एक दलहनी और एक अनाज वाली फसलें ऐसे उसका कॉम्बिनेशन बनाकर लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट अपने के नर्स फसलें कौन सी होती है, तो ऐसी फसलें जो अपने साथ उगने वाली फसलों की सहायता करती है। मोस्टली एग्जाम्पल इसका कौन सा, दलहनी क्रॉप्स होती है वो होती है। अब कैसे करती है, तो जो दलहनी क्रॉप्स है वो पोषक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके अलावा जो जैसे कई फसलें होती है, बेल वाली फसलें होती हैं या फिर कोई अदर क्रॉप है जिनको सहारा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, उनको सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा जल्दी ग्रोथ करके इसकी पत्तियां बड़ी होती है तो प्लांट को छांव भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये नर्स फसलें हैं, वो नर्स का मतलब क्या होता है, जो अब हॉस्पिटल में नर्स देखते हैं वो क्या दूसरे की सहायता करती है, वैसे यहाँ पे दलहनी क्रॉप होती है वो अपने साथ उगने वाली फसलों की सहायता करती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी जो नेक्स्ट है वो आकस्मिक खेती किसे कहते हैं।
तो जो विपरीत पर्यावरणीय परिस्थिति में की जाने वाली खेती है उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक खेती कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में अपने जो वर्षा ऋतु जब शुष्क खेती आती है, शुष्क टाइम होता है अपना खरीफ के टाइम, जो बरसात नहीं होती बरानी खेती में, उस टाइम वहाँ पे क्या शॉर्ट पीरियड की जो लघु अवधि की फसलें उगाना आकस्मिक खेती भी कहलाता है। और निर्वाह खेती किसे कहते हैं, जो पुरानी तकनीक होती है, जैसे हल विधि से और सिंचाई विधि से जीवन यापन के लिए जो थोड़ी बहुत खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। अब एक दो इम्पोर्टेंट अपने पास जो डेफिनेशन आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या, जैसे एक है एनिडेशन और एक है एलिलोपैथी। तो एनिडेशन क्या होता है, एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला लाभदायक प्रभाव जैसे दलहनी फसलों का करता है। और एलिलोपैथी क्या है, एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। जैसे सूरजमुखी होती है वो गेहूं और मटर के अंकुरण को रोक देती है, यानी इसके जो जड़ होता है उससे ऐसा रासायनिक सीक्रेशन होता है जिससे मटर व गेहूं के बीजों का अंकुरण वो रोक देती है। अब अगली है अपनी टोक्या प्रणाली। अब इसमें बात कर लेते हैं जो सूरजमुखी है वो गेहूं मटर के अंकुरण रोक देती है, तो अपने बात कर लेते हैं टोक्या प्रणाली की। तो ये क्या कहाँ पे होती है, तो ये म्यांमार या फिर बर्मा जो कंट्री है वहाँ पे होती है। और कहाँ पर, ये पहाड़ों पर खेती होती है। ये प्रकृति है तो लाभदायक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो प्लांट के बीच में खेती करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए ऊर्जा खेती। ऊर्जा खेती किसे कहते हैं, जो ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो की जाने वाली खेती होती है उसे ऊर्जा खेती कहते हैं। इसके अंदर जो आपने एक नाम सुना होगा जेट्रोफा रतन, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, वो बायोडीजल बनता है उससे, वो एक ऑयल जो ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। और गन्ना है, गन्ना से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। अब एक दूसरा आता है कि गैसोहॉल या पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है 80% का होता है पेट्रोल और 20% क्या होता है एथेनॉल जो गन्ने से बनता है। तब इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, मैं आपको और दोबारा बताता हूँ। जो गैसोहॉल या पावर एल्कोहल होता है इसके अंदर क्या होता है 80% होता है पेट्रोल और 20% क्या होता है एथेनॉल होता है। तो इससे क्या बनता है गैसोहॉल या पावर एल्कोहल बनता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तब बात कर लेते हैं अपने जो आगे की कौन सी डेफिनेशन है, तो इसमें डेफिनेशन आती है आपकी आदर्श प्रारूप या फिर आइडियो टाइप किसे कहते हैं। अब जो पर्टिकुलर जैसे खेत के अंदर प्लांट होते हैं जैसे उसके अच्छा प्लांट ग्रोथ की है, उसमें जो बालियाँ वगैरह वो अच्छे से आ गई है, तो उसमें कैसे करते हैं, उसमें उसका जो वांछित लक्षण होती है उनकी सूची बनाना। तो ये आपने पहले भी अपने जो हार्वेस्ट इंडेक्स का वैज्ञानिक पढ़ा था डोनाल्ड, उसी ने ये गेहूँ के लिए दिया हुआ है आदर्श प्रारूप या फिर आइडियो टाइप। अब बात कर लेते हैं अपने कि जो कृषित फसलें या फिर अरेबल क्रॉप किसे कहते हैं। ऐसी सभी फसलें जिनके उगाने के लिए भूपरिष्करण की आवश्यकता होती है, यानी खेत को पहले मुलायम या उस खेत में जुताई करना आवश्यक होता है, उसे उन सभी फसलों को क्या कहते हैं अरेबल क्रॉप। जैसे आलू वगैरह हो गया, गन्ना हो गया, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अपना ले फार्मिंग किसे कहते हैं, तो वृक्षों के साथ घास उगाना। जैसे अपने वृक्षों की खेती कर रहे हैं उनके बीच बीच में क्या कर रहे हैं घास उगा रहे हैं, उसको ले फार्मिंग कहते हैं। तो किसी फसल चक्र में लगातार किसी फसल चक्र में लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक सारे वाली फसलों को उगाने क्या कहलाता है ले फार्मिंग कहलाता है। तो अब बात कर लेते हैं, अपने ये सभी बात कर ली है। तो आई होप ये आप क्लास है आज अपने को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्लास आपका इनफ हो गई है और अभी अपना फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने लेके आएंगे मौसम और जलवायु के बारे में, पूरी आपको 0 से हीरो तक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। और ऐसे दोस्तों के साथ ऐसी जो अपनी क्लास है उनको शेयर करो ऐसे दोस्तों के साथ जो जेईटी की तैयारी के लिए कोचिंगों में नहीं जा पा रहे पर उन्हें अभी 12th कर ली है और पूरा लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको घर पे बैठे पूरी तैयारी फ्री टू कोर्स हो जाएगी। और कोई भी चीज़ की अगर आवश्यकता हो आपको तो कमेंट करके बताइए हमें, और आपको अगर क्लास में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए कि हमें उसकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।